हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे हैं एक 12th एनसीईआरटी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या उसे हम हिंदी में बोल सकते हैं वंशागति का आणविक आधार। अब तक इस चैप्टर में हम लगभग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तक देख चुके हैं। उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं कि वास्तव में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वह किस प्रकार होती है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, और इन दोनों का स्थान भी देख चुके हैं कि वास्तव में ये प्रोसेसेस कहां होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। वास्तव में ट्रांसलेशन क्या होता है। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखी थी तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि यह जैसे कोई सेल होती है, ठीक है। इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। जब डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को, ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल, और जब डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये हमने देखा था भाई, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। हमने कहा था कि ये डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस सीधी नहीं होगी। सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस एमआरएनए के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, इस एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा है। यह प्रोसेस हो गई ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वास्तव में यह ट्रांसलेशन की प्रोसेस कोशिका में किस प्रकार होती है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये कहां पर संपन्न होती है उसकी बात करें तो जैसे ये एक सेल हो गई, ठीक है। और इस सेल में यह प्रोसेस हो कहां रही है, जैसे हमारी बॉडी है, यह ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी की बात करें या जो मानव शरीर है, मानव शरीर की बात करें तो यह एक कोशिका से नहीं मिलकर बना होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे यह बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिससे मिलकर बॉडी का निर्माण होता है या मानव के शरीर का निर्माण होता है। और इन्हीं कोशिकाओं में से अगर हम एक कोशिका को लेकर देखें तो एक कोशिका में हमें इस प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलती है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे हैं कि वास्तव में ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, या आणविक आधार पर हम एक कोशिका को लेकर देख रहे हैं कि वास्तव में इस एक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है किस प्रकार प्रोसीड होगी, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में ये डीएनए है और डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होगी वह तो केंद्रक में होगी, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस होती है वह केंद्रक में होती है, ठीक है, न्यूक्लियस में होगी। और ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए आएगा यहां पर साइटोप्लाज्म में। देखो यहां पर हम बड़ा चित्र करके देखते हैं कि वास्तव में किस प्रकार प्रोसेस होती है।
ये जैसे सेल हो गई, कोशिका हो गई, ठीक है। इस कोशिका में ये हो गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस या केंद्रक में हमें डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वह न्यूक्लियस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। यहां पर यह बन गया भाई एमआरएनए 5 प्राइम और 3 प्राइम, यह बन गया एमआरएनए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए, ये जो केंद्र के चारों ओर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं। इन पोर की हेल्प से इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये हमें कुछ पोर या छिद्र देखने को मिलते हैं, और इन छिद्रों से ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, ये एमआरएनए मॉलिक्यूल यहां पर आएगा भाई, कहां पर, साइटोप्लाज्म में आएगा। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये हो गया एमआरएनए, साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में होता क्या है, एमआरएनए है क्या। एमआरएनए को जब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमने देखी थी, तो उससे पहले हम एमआरएनए की स्ट्रक्चर को डिटेल से देख चुके हैं कि वास्तव में एमआरएनए की स्ट्रक्चर में होता क्या है। एमआरएनए क्या होता है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है, इस डीएनए मॉलिक्यूल का मैसेंजर होता है, मतलब मैसेज लेकर आता है। ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। एमआरएनए, एम का मतलब हुआ मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब यह एक संदेशवाहक मॉलिक्यूल है। किसका संदेशवाहक है, डीएनए का संदेशवाहक है। और ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए पर छपी, और ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए से यहां पर साइटोप्लाज्म में जाती है। साइटोप्लाज्म में ही क्यों जाती है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही क्यों होती है, क्योंकि जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वह राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस होती है, वह साइटोप्लाज्म में ही होती है। क्योंकि हम बोल रहे हैं जो राइबोसोम होते हैं, इन राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करेगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और एमआरएनए अपना डीएनए का जो मैसेज होता है, ये लेकर आता है साइटोप्लाज्म में। किसकी फॉर्म में, त्रिककूट की फॉर्म में। यहां पर कोड प्रेजेंट होंगे, और इन कोड को जो इस साइटोप्लाज्म में कुछ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वह पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को लाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। देखते हैं हम डिटेल से कि किस प्रकार ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। जो अब हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम इंक्लूड होते हैं। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम इंक्लूड होते हैं। तो हमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। दो प्रकार के हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो दो प्रकार के ही राइबोसोम देखने को मिलते हैं। मतलब राइबोसोम क्या कार्य करते हैं भाई, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, या राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें अलग अलग प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमें 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, 17S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये S क्या है, यह सेडिमेंट कोफिशिएंट है, सेडिमेंट कोफिशिएंट होता है। ये इसकी वैल्यू होती है 17S, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है 70S। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमें
ATS टाइप का राइबोसोम मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन राइबोसोम की दो यूनिट देखने को मिलती है, इनकी सब यूनिट देखने को मिलती है। मतलब जब ये mRNA इस न्यूक्लियस में बनने के बाद जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की दो यूनिट देखने को मिलेगी। एक तो स्मॉल यूनिट देखने को मिलेगी और एक लार्ज यूनिट देखने को मिलेगी। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 50S, ये तो लार्ज सब यूनिट हो गई, लार्ज। एंड इसके अलावा 30S टाइप के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्मॉल सब यूनिट हो गई। ठीक है, इसके अलावा जब हम यूकेरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें हमें लार्ज सब यूनिट होती है, वह 60S हमें देखने को मिलती है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट होती है वह 40S हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गई भाई ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में जो प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अब मान लो कि ये, चलो हम पूरी लार्ज सेल को लेकर देख लेते हैं कि किस प्रकार ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की एक सेल है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे हैं। और ये हो गया भाई न्यूक्लियस, केंद्रक हो गया। ठीक है, अब इस केंद्रक में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है और इस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एमआरएनए बन गया, इसके अलावा अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, ये एक यूकेरियोटिक सेल है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो इस साइटोप्लाज्म में हमें एक लार्ज यूनिट, राइबोसोम की एक लार्ज यूनिट हमें देखने को मिलती है और एक स्मॉल सब यूनिट हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, एमिनो एसिड हमें देखने को मिलेंगे। ये लो भाई, एमिनो एसिड हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में हमें टीआरएनए देखने को मिलेंगे। ये लो भाई टीआरएनए, ये क्या हो गए? स्मॉल राइबोसोम, और ये हो गए लार्ज राइबोसोम। ठीक है, और ये हो गए भाई टीआरएनए। इसके अलावा ये एमिनो एसिड हो गए। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले जैसे ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे एमआरएनए पर यह सीक्वेंस प्रेजेंट है, AUG। ठीक है, AUG, CC, UUU, ये एक एमआरएनए हो गया। ठीक है, तो ये एमआरएनए इस साइटोप्लाज्म में आया, AUG, CCC और UUU, और उसके बाद में जैसे यहां पर आ गया UAG, और यह कोई एमआरएनए है।
ये एक mRNA है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ये mRNA इस साइटोप्लाज्म में आएगा, सबसे पहले ये राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट होती है, ये इस mRNA से बाइंड होगी। ठीक है, तो इनको बाइंड कर दो भाई। ठीक है, ये राइबोसोम की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले जो mRNA जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा, तो जो स्मॉल राइबोसोम होते हैं, स्मॉल सब यूनिट होती है, वह उस राइबोसोम से जुड़ेगी। तो मान लो यहां पर ये जैसे ये mRNA यहां पर आ गया, 5 प्राइम AUG CCC UU और UAG। अब होगा क्या, जैसे ही mRNA इस साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड होगी। ये लो, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड होगी, और उसके बाद राइबोसोम की लार्ज यूनिट बाइंड होगी। ये इतनी प्रोसेस हो गई। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जैसे ही mRNA साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा, तो जो राइबोसोम होती है उसकी जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होती है, वह mRNA से जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही जुड़ेगी तो ये जो ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम सीक्वेंस पढ़ेगा, इस mRNA का ये सीक्वेंस पढ़ेगा, और जैसे ही ये राइबोसोम इस mRNA का AUG के सीक्वेंस को पढ़ता है, तो ये इस tRNA को सूचना देता है। ठीक है, और tRNA क्या करेगा, tRNA एमिनो एसिड को लाएगा। और कौन से एमिनो एसिड को tRNA लाएगा भाई, एक्टिव एमिनो एसिड को। एक्टिव, क्योंकि एक्टिव एमिनो एसिड के पास एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जो ये एमिनो एसिड होते हैं, ये एक्टिव कैसे होते हैं भाई, एटीपी की प्रेजेंस में क्या होता है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो एमिनो एसिड होते हैं, ये एमिनो एसिड एक्टिव एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, और ये एमिनो एसिड एक्टिव एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, तो ये जो tRNA है, ये tRNA एक्टिव एमिनो एसिड को ही बाइंड करेगा। मान लो यहां पर ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड बन गया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA। जब तक tRNA पर किसी भी प्रकार का एमिनो एसिड जुड़ा हुआ नहीं होता, तो उसे हम अनचार्ज tRNA बोलते हैं। जब इस tRNA पर एमिनो एसिड जुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। अब ये जो ये tRNA है, ये tRNA चार्ज हो गया, मतलब इसके पास एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो राइबोसोम की यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, इसमें क्या होता है कि 3 साइट हमें देखने को मिलते हैं, 3 साइट हमें देखने को मिलती है। और इन साइट में जहां से एक तरफ से जो tRNA है ये इंटर करेगा और वहां पर बॉन्ड बनेगा, और दूसरी साइड से ये tRNA निकल जाएगा। जैसे ये चार्ज एमिनो एसिड इस राइबोसोम के पास आता है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड जुड़ जाएगा और ये tRNA यहां से वापस निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कोड है CCC। ये CCC जो कोड होता है, ये प्रोलीन को कोड करेगा। ठीक है, प्रोलीन एमिनो एसिड को कोड करेगा। फिर ये जो tRNA मॉलिक्यूल है, ये tRNA मॉलिक्यूल इस प्रोलीन एमिनो एसिड को बाइंड करेगा, पकड़ेगा, और ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद फिर
इस राइबोसोम यूनिट के पास में इस टीआरएनए को लाएगा, और टीआरएनए को लाएगा तो यहां पर ये टीआरएनए हट जाएगा और नया टीआरएनए आएगा जिसके पास में प्रोलीन बाइंड है। अब क्या होगा कि टीआरएनए इस प्रोलीन को इस मीथियोनिन से बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड करके फिर टीआरएनए निकल जाता है। इस प्रकार टीआरएनए नेक्स्ट एमिनो एसिड को अपने साथ में बाइंड करेगा और राइबोसोम के पास में छोड़ देगा, जिससे ये लंबी इस प्रकार एमिनो एसिड की चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट में ये जो सीक्वेंस है यूएजी, जब ये राइबोसोम की यूनिट इस यूएजी तक पहुंचेगी तो ये यूएजी किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। जब किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, जब टीआरएनए एमिनो एसिड नहीं लाएगा तो यह प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है, प्रोसेस रुक जाएगी तो ये जो प्रोटीन की चेन होती है ये अलग हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूएजी त्रिककूट है ये किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। इसे हम नॉन कोडोन कहते हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जबकि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हर एक प्रोटीन में जो पहला एमिनो एसिड होगा मीथियोनिन ही होगा, क्योंकि हर प्रोटीन के पहले एयूजी सीक्वेंस देखने को, त्रिककूट देखने को मिलता है जो कि मीथियोनिन को कोड करेगा, और इसी मीथियोनिन के जुड़ने से ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। जबकि ये यूएजी किसी भी प्रकार के कोड का किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, जिससे यह प्रोसेस रुक जाएगी। इस प्रकार एमिनो एसिड की लंबी चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो राइबोसोम होते हैं, इस राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए हमें देखने को मिलते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए जैसे ही ये एमिनो एसिड आएंगे तो इन एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ये प्राइमरी प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है भाई? प्राइमरी प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जो प्राइमरी प्रोटीन है, यह जो कोशिका होती है, कोशिका के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाती है या गोल्जी काय में जाती है, जहां पर इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, और जहां पर जो प्रोटीन होती है, प्राइमरी प्रोटीन होती है, इसको सेकेंडरी, टर्सरी, क्वांटरी प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन में बदल दिया जाता है। इस प्रकार ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस इस प्रकार कंडक्ट होती है सेल में, जिसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। हमने क्या कहा था कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और हमने इस प्रोसेस में प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा दिया। ये होती है भाई ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब ये हमारा जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, ये हमारी प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, वह रहेगा जीन एक्सप्रेशन पर, कि जीन अपने आप को किस प्रकार रेगुलेट करते हैं और किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।